नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम बात करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की हिस्ट्री। साथ ही हम बात करेंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कन्वेंशनल फार्मिंग से कैसे अलग है। तो चलिए बिना किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी तक अगर आपने इसका सिलेबस नहीं देखा है तो सिलेबस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप पहले सिलेबस देख लीजिए, फिर वापस इस लेक्चर पर आइए। तो चलिए बिना किसी देरी के पीडीएफ की ओर चलते हैं। तो यहाँ हम आ चुके हैं अपनी पीडीएफ पर। अब हम सबसे पहले समझते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग का मीनिंग। देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसी कृषि प्रणाली है जो सोइल, एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करते हुए नेचुरल इनपुट का यूज़ करती है। इसमें सिंथेटिक फर्टिलाइज़र, केमिकल पेस्टिसाइड और ग्रोथ रेगुलेटर का यूज़ अवॉइड किया जाता है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मीनिंग है नेचर के साथ मिलकर खेती करना। ठीक है, तो यहाँ पर यही दिया गया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ ए प्रोडक्शन सिस्टम दैट सस्टेन द हेल्थ ऑफ सॉइल, इकोसिस्टम एंड पीपल बाय यूजिंग नेचुरल इनपुट एंड इकोलॉजिकल प्रोसेस इंस्टेड ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एंड केमिकल। जैविक कृषि एक उत्पादन प्रणाली है जो मृदा, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को सुरक्षित रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों एवं जैविक प्रक्रियाओं का उपयोग करती है तथा रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करती। तो मैंने यही बताया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग नेचर के साथ मिलकर खेती करना, इसका ये मीनिंग है। ठीक है, अब हम बात करेंगे वाई ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ नीडेड। अब सवाल आता है, जब ग्रीन रेवोल्यूशन ने प्रोडक्शन बढ़ा दिया तो फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, इसका 5 मेजर रीज़न है इसके। एक्सेस केमिकल यूज़ से सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाती है। देखिए, जो अधिक रसायन उपयोग है उससे क्या है, मृदा जो उर्वरता है उसमें कमी आती है। साथ ही क्या होता है, एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन होता है आपका, वाटर पोल्यूशन हुआ, एयर पोल्यूशन हुआ और सॉइल पोल्यूशन हुआ, ये क्या है, बढ़ता है। क्योंकि जब हम कोई सिंथेटिक फर्टिलाइज़र या फिर केमिकल का यूज़ करते हैं तो उससे क्या है, वायु, जल और भूमि प्रदूषण बढ़ता है। साथ ही अगर हम केमिकल यूज़ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, जो क्या है, ये हमारे हेल्थ के लिए एक हज़ार्ड फ्रॉम पेस्टिसाइड रेजिड्यूज बनता है, मतलब स्वास्थ्य का खतरा इससे बना रहता है। डिक्लाइन बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता में भी इसमें कमी देखी जाती है। बायोडाइवर्सिटी जो है वो डिस्ट्रॉय होती है इससे। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट, टिकाऊ कृषि प्रणाली की आवश्यकता। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी डेंजर में है। धीरे धीरे देखा जा रहा है कि जो सॉइल है उसकी जो फर्टिलिटी है वो कम होती जा रही है पेस्टिसाइड, केमिकल के यूजेस से। तो ये था आपका ये आंसर कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की अब ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग की। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग के मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो वे हैं मेंटेन लॉन्ग टर्म सॉइल फर्टिलिटी, दीर्घकाल मृदा उर्वरता बनाए रखना। ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है उसमें क्या है, उसमें फोकस किया जाता है लॉन्ग टर्म सॉइल फर्टिलिटी को बनाए रखने में। प्रमोट बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता को बढ़ावा देता है। प्रोड्यूस सेफ एंड न्यूट्रियस फूड, सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन का उत्पादन होता है। साथ ही रिड्यूस एनवायरमेंटल पोल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण को कम करता है। और एंश्योर सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम, टिकाऊ कृषि प्रणाली को स्थापित करता है। अब हम कुछ की फीचर्स हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के, जैविक कृषि की मुख्य विशेषताएं हैं, इनके बारे में हम जान पढ़ते हैं। देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या क्या प्रैक्टिस जो है वे यूज़ होती हैं। सबसे पहले इसमें यूज़ होता है यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स, यानी कि FYM, जिसे हम गोबर की खाद बोल देते हैं। कंपोस्ट और ग्रीन मैन्योर्स, क्रॉप रोटेशन एंड मिक्सड क्रॉपिंग इसमें की जाती है। बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, जैविक कीट नियंत्रण इसमें किया जाता है। साथ ही अवॉइडेंस ऑफ सिंथेटिक केमिकल, रासायनिक पदार्थों से इसमें परहेज किया जाता है, इनको यूज़ नहीं किया जाता है। एम्फेसिस ऑन इकोलॉजिक बैलेंस, पारिस्थितिकी संतुलन पर इस पे जोर दिया जाता है। तो ये थे कुछ की फीचर्स ऑर्गेनिक फार्मिंग के। अब हम बात करेंगे
डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड कन्वेंशनल फार्मिंग के बारे में। देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है और कन्वेंशनल फार्मिंग से ये कैसे अलग है, इस बारे में हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसमें हम नेचर के इनपुट्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि गोबर की खाद हो गई, हरे पत्ते, कंपोस्ट, इनसे बनाई गई खाद हो गई, इन सभी का हम इसमें यूज़ करते हैं। और कन्वेंशनल फार्मिंग में हम केमिकल का इनपुट्स, मतलब जो सिंथेटिक केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड होते हैं, इनका हम इसमें यूज़ करते हैं। तो एक तो इसमें ये डिफरेंस हो गया। साथ ही इसमें फोकस किया जाता है सॉइल की हेल्थ पर, और इसमें फोकस किया जाता है फोकस ऑन यील्ड, यानी अधिक उत्पादन पर, कम समय में अधिक उत्पादन हो जाए, इस पर इसमें फोकस किया जाता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत इसमें सॉइल यानी मृदा की हेल्थ पर फोकस किया जाता है। अब बात अगला है इको फ्रेंडली, यानी पर्यावरणीय, पर्यावरण अनुकूल है, यानी कि पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। इसमें जो है इन्वायरमेंटल रिस्क होता है, पर्यावरण को जोखिम में ये डालता है, क्योंकि ये एक पोल्यूशन का एक फैक्टर बन जाता है। इसमें क्या है, सस्टेनेबल सिस्टम है, टिकाऊ कृषि प्रणाली होती है। लेकिन इसमें ये शॉर्ट टर्म प्रोडक्टिविटी, यानी कि कम अवधि में अधिक उत्पादन ये दे देता है। लेकिन इसके विपरीत ये टिकाऊ प्रणाली है, थोड़ा कम काम करेगी लेकिन सब कुछ कंट्रोल में रहेगा, सस्टेनेबल रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार था। एग्ज़ाम में अक्सर ये कंपैरिजन क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा। अब बात करते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो हिस्टोरिक बैकग्राउंड है वो क्या है। तो देखिए, जैविक कृषि की अवधारणा 20वीं शताब्दी में रासायनिक कृषि के विरोध के रूप में विकसित की गई। क्योंकि क्या था, 20वीं शताब्दी से पहले आपने देखा होगा केमिकल का यूज़ अधिक हो रहा था, उसके विरोध के रूप में क्या है, एक क्रांति के रूप में आप मान सकते हैं। इसकी जो अवधारणा है वो विकसित हुई, वहाँ से ही ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रचलन में आने लगी। अब क्वेश्चन आता है, फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कौन है, तो वो है सर अल्बर्ट हावर्ड। अगर क्वेश्चन आ जाए फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया, भारत में जैविक खेती के पिता कौन है, तो वो है सुभाष पालेकर। आप इन दोनों के नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो ये था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑर्गेनिक फार्मिंग का। अब हम आगे चलते हैं। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग इन प्रेजेंट, यानी वर्तमान में जैविक खेती के कुछ की पॉइंट्स हैं, इनके बारे में हम जान लेते हैं कि अभी हाल ही में क्या चल रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्लोबल लीडरशिप एंड एरिया, यानी कि वैश्विक नेतृत्व और क्षेत्रफल। तो देखिए, इसकी जो स्थिति है इंडिया में, तो भारत जो है वो विश्व स्तर पर जैविक उत्पादों की संख्या में अग्रणी है, यानी कि आगे है, जो कुल वैश्विक उत्पादों का लगभग 30% है। यानी कि जो वर्ल्ड में 100% जो आपके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उनका जो 30% है वो इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है। कितना हो रहा है, 30% वो इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब हम क्षेत्र की बात करें कि कितना क्षेत्र में हो रहा है, तो वो है देश में लगभग 2.7 मिलियन हेक्टेयर, यानी कि 27 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि है, वो प्रमाणित है किसके रूप में, ऑर्गेनिक लैंड के रूप में। ठीक है, कि उसमें ऑर्गेनिक खेती की जा रही है। चलिए, अब स्टेट्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से स्टेट्स हैं जो इसे लीड कर रहे हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश क्या है, मध्य प्रदेश इसको लीड कर रहा है, स्टेट इन ऑर्गेनिक एरिया। जैविक खेती के क्षेत्रफल में अग्रणी राज्य कौन सा है, वो है मध्य प्रदेश। वहीं अगर बात की जाए कि भारत का पहला और एकमात्र 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो है सिक्किम। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश, और अगर प्योर मतलब 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला अगर राज्य पूछा जाए तो वो है सिक्किम। ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखे जाते हैं, तो इनको भी अच्छे से आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे बहुत शॉर्ट में और की पॉइंट में आपको ये दे रखे हैं। अब बात करते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड सपोर्ट, सरकार की पहल और समर्थन। तो देखिए, एक योजना है PKVY, क्लस्टर बेस्ड फार्मिंग इज बीइंग प्रमोटेड अंडर द नेशनल मिशन ऑन
ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत क्लस्टर आधारित खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। अचीवमेंट्स की बात करें तो ओवर अप्रोक्स 52,000 जो क्लस्टर है वो आपके फॉर्म किए जा चुके हैं। फरवरी 2025 तक ये बनाए जा चुके हैं। ये रहा फरवरी 2025 तक 52,000 से अधिक क्लस्टर का गठन किया जा चुका है। अब बात करते हैं सर्टिफिकेशन सिस्टम यानी प्रमाणन प्रणाली की। तो देखिए NPOP नेशनल प्रोग्राम ऑफ फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम, और सेकंड है आपका PGS यानी कि पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, सहभागी गारंटी प्रणाली। ये दोनों क्या है, ये भारत में जैविक उत्पादों के प्रमाणन के लिए मुख्य निकाय हैं, यानी कि मेन बॉडी है क्या करने के लिए, सर्टिफिकेशन फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इन इंडिया। कौन कौन सी, PGS और NPOP। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्रॉप एंड रीजन फॉर ग्रोथ, फसल और विकास के कारण। तो देखिए कौन कौन सी जो फसल है जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो वो है ऑयल सीड्स, कॉटन, टी एंड कॉफ़ी आर द मेन ऑर्गेनिक क्रॉप्स। क्योंकि सिक्किम जो एरिया है वहाँ पर अधिकतर इन्हीं फसलों को उगाया जाता है, जैसे चाय कॉफ़ी हो गई, और मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा दालें और कपास। तो वही हो गया कि ऑयल सीड्स और कॉटन, टी एंड कॉफ़ी आर द मेन ऑर्गेनिक क्रॉप्स। विकास के कारण, रीज़न फॉर ग्रोथ, तो देखिए इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। सस्टेनेबिलिटी, इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट हेल्थ एंड ग्रोइंग एक्सपोर्ट डिमांड आर द मेन ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ इन दिस सेक्टर। स्थिरता, स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता और निर्यात की बढ़ती मांग इस क्षेत्र में वृद्धि के मुख्य चालक है। आपने देखा होगा जब से कोरोना आया है तब से जो लोग हैं, पीपल्स हैं, वो क्या है, वो अपनी हेल्थ को लेकर हेल्थी फूड खाते हैं। तो आपने उसी का ये एक रीज़न है कि जो लोग हैं वो अवेयरनेस, उनकी जो जागरूकता है वो अपनी हेल्थ के प्रति बढ़ी है। तो इसी कारण अब देखा जा रहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में स्कोप बढ़ता जा रहा है। तो अब हम आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं, एक आपका ये NGO है IFOAM करके, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये आपका आज का एक लास्ट टॉपिक बचा है, इसको पढ़ लेते हैं। इसमें से भी क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। तो IFOAM, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1972 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका बोन, जर्मनी में है। ये करता क्या है, तो देखिए प्रमोट द ऑर्गेनिक मूवमेंट इन 120+ कंट्रीज़। 120 से अधिक देशों में जैविक आंदोलनों, यानी कि जो ऑर्गेनिक मूवमेंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक जो आपकी जो भी क्रियाएं होती है उनको बढ़ावा देता है। वर्क फॉर सस्टेनेबिलिटी, इकोलॉजिक बैलेंस एंड ह्यूमन हेल्थ। स्थिरता, पारिस्थितिकी संतुलन और मानव स्वास्थ्य के लिए कार्य ये करता है। इसके उद्देश्य के बारे में बात करें कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो देखिए टू मेंटेन ग्लोबल ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड इकोसिस्टम हेल्थ, वैश्विक स्तर पर जैविक कृषि एवं पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखता है। टू प्रमोट सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंटली फ्रेंडली फार्मिंग सिस्टम, टिकाऊ और पर्यावरणीय अनुकूलन कृषि प्रणाली को ये बढ़ावा देता है। वहीं इसके कार्य की बात की जाए कि इसके फंक्शन क्या है, तो डेवलप्स ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड स्टैंडर्ड्स एंड प्रिंसिपल, जैविक खेती के मानक और सिद्धांत ये निर्धारित करता है कि क्या क्या स्टैंडर्ड्स आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए अपनाने हैं। इनके बारे में ये आपको जानकारी देता है और उनको निर्धारित लागू यानी करता है। सपोर्ट्स सर्टिफिकेशन सिस्टम, प्रमाणन प्रणाली को ये सपोर्ट करता है, मतलब जो ऑर्गेनिक के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उनको ये उसमें सहयोग करता है, सपोर्ट करता है। प्रमोट्स ग्लोबल ऑर्गेनिक मार्केट डेवलपमेंट, जैविक उत्पादों के वैश्विक बाजार को ये बढ़ावा देता है। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक 3.0 की कि ये क्या है, तो देखिए IFOAM अब ऑर्गेनिक 3.0 पर कार्य कर रहा है, जो आधुनिक, टिकाऊ और नवाचार आधारित जैविक प्रणालियों, जैविक वैश्विक
पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने पर केंद्रित रहे। IFOAM is now working on Organic 3.0, focusing on modern, innovative and sustainable organic system to address global environmental challenges। तो ये था आज का आपका लेक्चर। यहाँ पर ये आपका लेक्चर आज कंप्लीट हुआ। अगले लेक्चर में इससे अगले टॉपिक की तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इसका सिलेबस देखना ना भूलिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जय हिंद, जय भारत।